हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉक्स। आई होप आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है जिसमें हमने स्ट्रेटजी डिसाइड की है पूरी कि हम किस तरीके से अपनी हिस्ट्री को CUET के लिए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से क्यों? क्योंकि CUET में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का है। CUET में जो हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज है वो किसका है? मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे अपनी एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि सेकंड वेटेज हमारा जो रहा है वो एंशिएंट हिस्ट्री का है। और लास्ट में हम अपनी कंप्लीट करेंगे मिडिवल हिस्ट्री। तो तीनों बुक्स हम इस ऑर्डर में कंप्लीट करेंगे जो भी हमारे टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, फिर हमारी एंशिएंट हिस्ट्री एंड लास्टली हमारी मिडिवल हिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री से, और जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। अब स्टार्ट करने से पहले इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं कि क्या होता है। कोलोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म को हम आधा ब्रेक करेंगे। कोलोनियल यानी कि ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश ने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड में अपनी कुछ कॉलोनीज बनाई थी, फिर उनको रूल करते थे। तो कोलोनियल मतलब ब्रिटिश रूल, या कोलोनियलिज्म को हम ब्रिटिश रूल बोलते हैं। कोलोनियलिज्म को हम क्या बोलते हैं? ब्रिटिश रूल। अब सेकेंड वर्ड है हमारा कंट्री साइड। ठीक है, सेकेंड वर्ड है हमारा कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब होता है हमारे विलेज एरियाज या हमारे रूरल एरियाज। कंट्री साइड का क्या मीनिंग होता है? हमारे विलेज एरियाज या हमारे रूरल एरियाज। तो कोलोनियलिज्म ब्रिटिश रूल, कंट्री साइड इज हमारे रूरल एरियाज। तो हम इस टॉपिक में क्या कवर करेंगे? हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ने किस तरीके से रूरल एरियाज या जो विलेज एरियाज थे उनको रूल किया था। ब्रिटिश ने किस तरीके से रूरल एरियाज को रूल किया था। अब जो टॉपिक्स हम इसमें करने वाले हैं वो हम करेंगे सबसे पहले बंगाल और वहाँ के ज़मींदार्स के बारे में। वहाँ एक सिस्टम आया था, एक सेटलमेंट आया था, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। क्योंकि वो सेटलमेंट ज़मींदार्स के साथ किया गया था, इसीलिए उसे ज़मींदारी सिस्टम भी बोला जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो बंगाल के बारे में, और वहाँ आए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में रहेगा। सेकेंडली हम पढ़ेंगे राजमहल हिल्स, जो हमारे झारखंड में है। वहाँ दो ट्राइब्स थी। कौन सी? पहाड़िया ट्राइब एंड सेकेंड है हमारी संथल ट्राइब। ठीक है, तो पहाड़िया ट्राइब्स और संथल ट्राइब्स जो हमारी कहाँ रहती थी? राजमहल हिल्स में। अब ये ब्रिटिश के अगेंस्ट क्यों गई वो हम पूरे रीजंस उसमें देखेंगे कि इन ट्राइब्स का ब्रिटिश के साथ क्या टसल हुआ था और उसका रीज़न क्या था। लास्टली जो हम करेंगे वो हम पढ़ेंगे बॉम्बे डेक्कन, या हम उसे डेक्कन अपराइजिंग भी बोलते हैं। 1875 में कुछ राइट्स हुए थे। कहाँ पर हुए थे? बॉम्बे में हुए थे। तो उन राइट्स के बारे में, उनके कॉजेज़, वो सब हम कंप्लीट करेंगे। एक नया लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट आया था बॉम्बे में, एंड इट वाज रैयतवाड़ी सेटलमेंट। जैसे बंगाल में आया था परमानेंट सेटलमेंट, और बॉम्बे में हमारा क्या आया था? रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो वो हम इसमें पूरा कवर करेंगे। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम बंगाल एंड ज़मींदार। सबसे पहले देखो, कहीं भी है कॉलोनियल रूल जो है सबसे पहले इंडिया में कहाँ स्टैब्लिश किया गया था? बंगाल में स्टैब्लिश किया गया था। दो हमारे बैटल्स हुए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। बैटल ऑफ प्लाजी 1757, और उसके बाद हुआ था बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। ठीक है, एक बार हम इन बैटल का छोटा सा बैकड्रॉप देखेंगे जिससे हमें पता लगे कि किस तरीके से ब्रिटिश ने अपना रूल जो है स्टैब्लिश किया था। ठीक है, 1757 में बैटल ऑफ प्लाजी हुआ। क्यों हुआ? देखो, 1600 में जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उन्होंने ना लंदन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको एक चार्टर दिया। और वो चार्टर क्या था कि आप इंडिया जाके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एक परमिशन मिली, एक रॉयल परमिशन मिली कि आप इंडिया जाके ट्रेड कर सकते हो। अब जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर आई? इंडिया आई, तो उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। पर धीरे धीरे जो वहाँ के ऑफिशियल्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने ऑफिशियल्स थे, वो क्या होते चले गए? करप्ट होते चले गए, और उन्होंने जो टैक्स था वो पे करना बंद कर दिया। इसी वजह से जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, वो गुस्सा हुए, एंड देन अ वॉर ब्रेक आउट। ठीक है, एक लड़ाई स्टार्ट हुई किस किस के बीच में? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में।
ठीक है। सिराज उद दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक वॉर हुआ 1757 में। कहाँ पे हुआ? प्लाजी में हुआ, और इसीलिए हम उसे बैटल ऑफ प्लाजी बोलते हैं। ऑफ कोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी विनर थी। उसके बाद सिराज उद दौला को जो था डिथ्रोन कर दिया गया और उनकी जगह एक नए रूलर को लाया गया विच वॉज द मीर पपेट ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, उन्होंने जो भी नया रूलर बनाया इट वॉज मीर जाफर। तो वो क्या थे? ब्रिटिश के पपेट थे। पर जैसे ही ये थ्रोन पे आए, इन्होंने भी क्या किया? अपने अकॉर्डिंग था रूल करना स्टार्ट कर दिया। इस बात से ब्रिटिश ने इनको भी हटा दिया और वो इनके सन इन लॉ को लेकर आ गए, हु वॉज मीर कासिम। तो ये सब कुछ जो था बंगाल में हो रहा था। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सिराज उद दौला से, कि 1757 में वो रूल कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स करप्ट थे, वो टैक्स पे नहीं करते थे और इनके जो भी रूल्स होते थे वो सब फॉलो नहीं करते थे। इस वजह से एक लड़ाई हुई, एक वॉर हुआ, एक बैटल हुआ 1757 में, जिसे बैटल ऑफ प्लाजी बोलते हैं। सिराज उद दौला वॉज डिफीटेड और उनकी जगह जो थे नए रूलर बनाए ब्रिटिश ने, वो कौन थे? हमारे मीर जाफर। ठीक है, जैसे इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, अब क्या हुआ कि इन्होंने भी जो थे अपने नए रूल्स बना लिए और जो ब्रिटिश के जो रूल्स थे उन सबको फॉलो करने से मना कर दिया। तो इसीलिए ब्रिटिश ने इनको भी हटाकर एक नए रूलर को, जो इनके सन इन लॉ थे मीर कासिम, उनको लेकर आए। अब सिर्फ ब्रिटिश जो थी ना, इकलौती यूरोपियन पावर नहीं थी उस टाइम पे, बहुत सारी यूरोपियन पावर्स थी। ठीक है, सिर्फ ब्रिटिश नहीं थी, फ्रेंच थे, डच थे, और भी यूरोपियन पावर्स थी जो इंडिया के साथ ना ट्रेड करना चाहते थे। ठीक है, तो जो मीर कासिम थे, जैसे ही ये भी थ्रोन पर आए, इन्होंने भी अपने रूल्स बना लिए। इन्होंने क्या किया कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब ब्रिटिश को इस बात का बहुत बुरा लगा कि भाई हम ही जो है सारा ट्रेड हम ही कंडक्ट करना चाहते हैं आपके साथ, आप इनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। तो मीर कासिम ने क्या किया कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसके साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया, और जो इंडियन मर्चेंट्स थे और जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे दोनों को इक्वल रखना स्टार्ट किया। ठीक है, वो ब्रिटिश क्या चाहते थे कि हमको जो है ज़्यादा ऊपर रखा जाए, जो सारे प्रिविलेज हों वो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें मिले। लेकिन जो मीर कासिम थे उन्होंने ये सब करने से मना कर दिया, उन्होंने दोनों को इक्वल रखा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ब्रिटिश ने यहाँ उनके साथ एक रिवोल्ट कर दिया और एक वॉर हुआ 1764 में, जो एक डिसाइडर था जिससे ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हो गया। वो वॉर कौन सी थी? बैटल ऑफ बक्सर। तो फाइनली बैटल ऑफ बक्सर से ब्रिटिश रूल जो था कंप्लीटली स्टैब्लिश हो गया इंडिया में। सबसे पहले रूल कहाँ आया? कॉलोनियल रूल ने कहाँ से स्टार्ट हुआ? हमारा बंगाल से। कैसे हुआ? 1757 में एक बैटल हुआ प्लाजी का, किसके बीच में? सिराज उद दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऑफिशियल्स करप्ट थे। ठीक है, तो सिराज उद दौला को उन्होंने डिफीट किया, नए रूलर लेके आए। कौन लेके आए? मीर जाफर। पर उनको भी हटाया, क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश के रूल्स फॉलो नहीं किए। उसके बाद आए मीर कासिम, उन्होंने क्या किया? दूसरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो डच थी, फ्रेंच थी, उनको इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से उनके साथ भी एक बैटल ऑफ बक्सर हुआ एंड ही वॉज डिफीटेड। अब इससे जो था ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी कंप्लीटली स्टैब्लिश हो गई। ठीक है, अब कोई भी नए रूलर आते हैं तो वो सारे चेंजेस तो करते हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कंट्री साइड के बारे में, रूरल साइड जो हमारा विलेज एरिया था उसके बारे में। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप चेंजेस? इंडस्ट्रीज़ तो आपकी थी नहीं, लैंड थे, तो आप जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ होंगे आप सबसे पहले उसको चेंज करेंगे, और जो आपकी रूरल सोसाइटी होगी सेकेंडली आप उसको चेंज करेंगे। तो उन्होंने जो सोसाइटी थी उसको रीऑर्डर करना स्टार्ट करा और नए नए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम लेके आए। जो सेटलमेंट सिस्टम मैंने आपको चैप्टर के बिगिनिंग में बताया था, परमानेंट सेटलमेंट, वो उन्होंने यहाँ पर कहाँ पे? बंगाल में स्टैब्लिश किया। अब परमानेंट सेटलमेंट के बारे में देखते हैं कि वो क्या था। उससे पहले एक चीज़ कि 1797 में एक ऑक्शन हो रहा था। ठीक है, जो राजा ऑफ बुर्जवान थे उनके जो एस्टेट्स थे, यानी कि उनके जो महल थे, उनकी जो ज़मीन थी, उसको ऑक्शन किया जा रहा था। अब राजा थे तो उनकी ज़मीन को ऑक्शन क्यों किया जा रहा था? पहली चीज़ ये कि उस टाइम पर, ब्रिटिशर्स के टाइम पर, राजा किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी को बिलोंग नहीं करते थे। राजा वॉज अ टर्म यूज्ड फॉर
बिग जमींदार। तो राजा एक टर्म था जो बिग जमींदार के लिए यूज किया जाता था। तो राजा का मतलब था बिग जमींदार। ब्रिटिशर्स के टाइम पे राजा मतलब ये नहीं था कि वो किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, दैट मीन्स कि वो बहुत बड़े जमींदार थे जिनके पास बहुत बड़े बड़े महल या ज़मीनें होती थी। बट 1797 में क्या हो रहा था कि जो बुर्दवान अभी भी कैलकाटा में एक जगह है दैट इज़ वर्धमान, तो वहाँ के जो ज़मींदार थे उनके जो एस्टेट्स थे उनको ऑक्शन किया जा रहा था या नीलाम किया जा रहा था। बट यू मस्ट बी थिंकिंग कि अगर वो इतने बड़े ज़मींदार थे तो ऐसा क्या था कि जो उनके जो ज़मीन थी वो ऑक्शन की जा रही थी। तो द रीज़न इज़ कि वो अपना जो रेवेन्यू है ना वो पे नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो जो भी अपना रेवेन्यू था जो उनको ब्रिटिश को देना होता था वो पे नहीं कर पाए थे। अब हम उसका रीज़न देखेंगे कि अगर वो इतने बड़े ज़मींदार थे तो वो अपना रेवेन्यू क्यों पे नहीं कर पाए थे। तो उसका रीज़न था, वो रेवेन्यू पे ना कर पाने का रीज़न था परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट हम चैप्टर की बिगनिंग से ही देख रहे हैं कि हम ये पूरा पढ़ेंगे। तो वो जो राजा थे बुर्दवान के, जो ज़मींदार थे, वो क्यों नहीं अपना रेवेन्यू पे कर पाए थे? परमानेंट सेटलमेंट की वजह से। अब परमानेंट सेटलमेंट क्या था? देखो, परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कौन लेके? ही इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए। कब लेकर आए? 1793 में, ठीक है। अब इसके अंडर क्या था कि जो तलुकादार्स थे ना, उस टाइम पर तलुकादार्स होते थे। और तलुकादार्स कौन होते थे? जो तालुका क्या होती है? हमारे एक पर्टिकुलर एरिया या टेरिटोरियल यूनिट होती है, ठीक है। तो जो उस एरिया को गवर्न करता था उसको हम तलुकादार्स बोलते थे। तो ब्रिटिश ने ना इनके साथ एक एग्रीमेंट किया कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट हम बताएंगे और वो रेवेन्यू पेजेंट से लेकर के आपको वो हमारे पास लेकर आना है, ठीक है। तो ब्रिटिश ने जो तलुकादार्स के साथ एक एग्रीमेंट किया कि एक अमाउंट होगा जो आपको पेजेंट से कलेक्ट करके हमें देना है। और इस परमानेंट सेटलमेंट की वजह से ही ये तलुकादार्स जो थे, जमींदार्स, इनको हम क्या बोलने लगे? जमींदार। तो परमानेंट सेटलमेंट से एक नई क्लास इमर्ज हुई, कौन सी? जमींदार्स। और जमींदार्स कौन थे? इससे पहले तलुकादार, जो तलुका को गवर्न करते थे या रूल करते थे, उनको हम जमींदार्स बोलते थे। तो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए। कहाँ पर लेके आए? सबसे पहले बंगाल में। और इसमें क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स किया गया डिस्कस करके जमींदार्स के साथ कि आप इतना पैसा हमें लाकर देंगे। किससे लाकर देंगे? जो पेजेंट्स होते हैं, जो लेबर होते हैं, आप उससे इतना रेवेन्यू हमें कलेक्ट करके ला के देंगे। अब क्योंकि इसका नाम ही परमानेंट है तो इट वॉज परमानेंट, यानी कि हमेशा के लिए इसको फिक्स किया गया था कि तो जो लैंड राइट्स थे दे वर फिक्स्ड इन परपेचुइटी, यानी कि हमेशा के लिए एक रेवेन्यू जो था वो फिक्स किया जा रहा था, ठीक है। लैंड रेवेन्यू जो था, इंटरमीडियरीज बीच में होते थे और उनको क्या बोलते थे हम? जमींदार्स। वो कलेक्ट करते थे किससे? पेजेंट से। तो ये इस तरीके से था कि सबसे ऊपर हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, बीच में जमींदार्स जो इंटरमीडियरीज का काम करते थे, और सबसे नीचे होते थे पेजेंट। तो पेजेंट अपना रेवेन्यू किसको पे करते थे? जमींदार्स को। और जमींदार्स किसको करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन जमींदार्स को ना सिर्फ रेवेन्यू कलेक्टर बनाया गया था, ठीक है। अगर उनको सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आपको, हम मान लेते हैं कि 100 रुपये कलेक्ट करके किससे? पेजेंट से लाके हमें डिपॉजिट करने हैं। ये रेवेन्यू कलेक्ट करके आपको 100 रुपये जो है हमको लाकर देना है। उन्हें लैंड ओनर नहीं बनाया गया था, लैंड ओनर्स अभी भी ब्रिटिशर्स ही थे। तो ज़मींदार्स को सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप सिर्फ वो मीडियम हो कि हमें पेजेंट से इतना सारा पैसा इकट्ठा करके लाके देंगे। तो सबसे पहले ये हमारा कहाँ पे आया था सिस्टम? वेस्ट बंगाल में, बिहार, उड़ीसा एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस इज प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। तो 4 जगह ये परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट इज वेस्ट बंगाल, जहाँ सबसे पहले आया था। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद बिहार, उड़ीसा एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए 1793 में। लैंड रेवेन्यू जो था, हम एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि 100 रुपये हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया, ठीक है। और उसको कलेक्ट कौन करते थे? इंटरमीडियरीज।
और वो कौन थे? हमारे ज़मींदार, और इसीलिए हम इसे ज़मींदारी सेटलमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ज़मींदार के साथ ये एग्रीमेंट या ये सेटलमेंट किया गया था। ज़मींदार क्या थे? हमारे ओनर्स नहीं थे, सिर्फ कलेक्टर्स थे, वो सिर्फ पैसा लेकर आते थे, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? वेस्ट बंगाल में, उसके बाद बिहार, उड़ीसा और हमारे यूनाइटेड प्रोविंसेस या उत्तर प्रदेश। सो यू कैन सी इन दिस मैप कि परमानेंट सेटलमेंट ये पूरा एरिया स्पेशली इन बंगाल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ अब ये सेटलमेंट किया क्यों गया था? सी, जब 1764 में कंपनी ने रूल करना स्टार्ट किया तो वो ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी ग्रेट बंगाल फेमीन ऑफ 1770। तो 1770s में बंगाल में एक फेमीन आया था, ठीक है। 1770s में बंगाल में एक फेमीन आया था। फेमीन बेसिकली होता है क्या? देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक है। जो खाना होता है आप उसकी शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। तो बंगाल में 1770s में एक फेमीन आया था। क्यों? अब उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं कि जो क्रॉप्स हैं आपके वो फेल हो गए हैं, हार्वेस्ट आपका अच्छा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका मॉनसून अच्छा नहीं रहा हो, या ड्रॉट पड़ा हो, सूखा पड़ा हो, कई रीजंस होते हैं। तो यही सब रीज़न से एक फेमीन आई थी। कब? 1770s में बंगाल में। अब जब कुछ था ही नहीं तो इवेंचुअली आपकी जो रूरल इकोनॉमी है, जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं तो आपकी पूरी इकोनॉमी वो क्राइसिस में आ जाएगी। और जब मॉनसून ही नहीं था, ड्रॉट्स थे हर जगह, तो आपका जो एग्रीकल्चर था वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा, ठीक है। तो अब ब्रिटिश को इन सब रीज़न से ये लगा कि भाई हर बार कोई एक रीज़न आके ये ना दे कि ये सब है भाई फेमीन आया या हमारी जो हार्वेस्ट अच्छी नहीं है तो हम आपको रेवेन्यू पे नहीं करेंगे। तो उन्होंने ना एक ही परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लिया कि हम एक ही बार में सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर लेंगे, इसको एक ही बार में ख़त्म कर देते हैं। तो हम एक ना परमानेंट सेटलमेंट ही कर लेते हैं इन लोगों के साथ कि अब चाहे फेमीन आए, आपकी हार्वेस्ट फेल हो या कोई भी रीज़न हो, ड्रॉट्स हो, फ्लड्स हो, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है। अगर हमने फिक्स किया है एक सर्टेन अमाउंट, हमने माना है 100 रुपीज़, अगर हमने 100 रुपये फिक्स किए हैं तो आपको हमें 100 रुपये देने ही हैं। अब आप वो चाहे किसी भी तरीके से दें। ये हमने देखा कि ज़मींदारी सिस्टम किस तरीके से है। सबसे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, बीच में जो थे हमारे ज़मींदार्स थे, जो किससे? पेजेंट्स, जो सबसे नीचे हमारे पेजेंट्स थे, इनसे अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। कौन कलेक्ट करते थे? ज़मींदार। और ये किसको पे कर रहे हैं यहाँ पर? ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब हमने देखा सबसे पहले चैप्टर के बिगनिंग में हमने एक चीज़ देखी कि 1797 में जो बुर्दवान, जो राजा ऑफ बुर्दवान या वहाँ के ज़मींदार थे, उनकी जो है जो लैंड थी उनकी ऑक्शन की जा रही थी। क्यों की जा रही थी? परमानेंट सेटलमेंट की वजह से। बट ऐसा भी क्या था कि जो ज़मींदार थे वो जो रेवेन्यू है वो पे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ज़मींदार का भी इनमें प्रॉफिट हो सकता था। अगर ब्रिटिश ने आप मानिए कि 100 रुपीज़ मांगे हैं, बट इसके अलावा ये कुछ नहीं था कि ज़मींदार जितना चाहे पेजेंट से कलेक्ट कर सकते थे। ये ऑब्लिगेशन उनके ऊपर नहीं था कि आप 100 रुपये ही लेंगे। ये सिर्फ इतना ऑब्लिगेशन था कि 100 रुपये वो ब्रिटिश को देंगे, ठीक है। 100 रुपये वो ब्रिटिश को देंगे। पेजेंट से आप 500 इकट्ठा करो, 1000 इकट्ठा करो, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं था। सिर्फ 100 रुपीज़ से उन्हें मतलब था कि हमने परपेचुइटी के लिए, हमने हमेशा के लिए 100 रुपीज़ फिक्स कर दिए हैं और वो आपको हमें देने होंगे। तो अब ज़मींदार वो भी क्यों नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। क्यों? उतना रेवेन्यू भी वो 100 रुपये भी पे नहीं कर पा रहे थे, जबकि वो ज़्यादा भी उनके पास इतनी लिबर्टी थी कि वो 100 रुपीज़ के ऊपर, 100 रुपये के ऊपर कितना भी पैसा इकट्ठा कर सकते थे, ठीक है। तो पहली चीज़ ये कि इनिशियल डिमांड वॉज हाई। इनिशियल डिमांड वॉज हाई। ब्रिटिश ने एक ऐसे टाइम पे जब फेमीन था और एग्रीकल्चरल आउटपुट जो हमारा पहले से डिक्लाइन कर रहा था, इतना ज़्यादा पैसा मांग लिया। 100 रुपये उस टाइम पर बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि क्योंकि उन्हें ये लगा कि हो सकता है आज एग्रीकल्चर डिक्लाइन कर रहे हैं, पर ये चीज़ हम हमेशा के लिए फिक्स कर रहे हैं। अगर क्या पता 5 साल बाद, 10 साल बाद जो हमारा एग्रीकल्चर है वो अच्छा हो जाए, उसके बाद हम लॉस पे रहेंगे। तो वही लॉस को, उसी एंटिसिपेटेड लॉस को कम से कम रखने के लिए उन्होंने ना शुरू में ही बहुत सारे पैसे मांग लिए, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू फिक्स कर दिया। और वो भी ऐसे टाइम पे जब एग्रीकल्चरल आउटपुट जो था
पहले से ही डिक्लाइन कर रहा था बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न, और उसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या था, हमारी फेमिन। ठीक है, तो दो मेजर रीज़न ये है कि इनिशियल डिमांड ही उन्होंने बहुत ज़्यादा रख दी थी, और सेकंड रीज़न हमारा ये है कि ऐसे टाइम पे रखी थी जब एग्रीकल्चरल आउटपुट डिक्लाइन कर रहा था। अभी मैंने बताया कि अब ड्रॉट्स हो, फ्लड्स हो या कोई भी रीज़न हो, आपको वो रेवेन्यू जो था पे करना ही था। तो रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ हार्वेस्ट। अब आपकी हार्वेस्ट कैसी भी हो, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं था, आपको उतना रेवेन्यू पे ही करना है, एंड दैट टू पंचुअली, वो भी आपको पंचुअली पे करना है। तो एक ना सनसेट लॉ लेकर आइए, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मिल सकता है कि सनसेट लॉ कौन से सेटलमेंट के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो परमानेंट सेटलमेंट के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया था। अब सनसेट लॉ था क्या, सपोज मुझे वो 100 रुपीज़ पे करना है, आई एम द ज़मींदार, और वो 100 रुपये मुझे जो है पे करने हैं, ठीक है, और मुझे उसके लिए मिला है कल तक का टाइम बिफोर सनसेट, यानी कि शाम के 5 बजे से पहले मुझे वो 100 रुपीज़ जो है आपको लाके देने ही हैं। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश को। कब, सूरज ढलने से पहले, शाम के 5 बजे से सूरज ढलने से पहले मुझे वो 100 रुपये लाके देने हैं। अगर मैंने वो नहीं किया तो जो मेरी जो ज़मीन है वो ऑक्शन हो जाएगी या नीलाम कर दी जाएगी। तो सनसेट लॉ का मतलब यही था कि एक डेट दी जाती थी आपको, उस डेट के पर्टिकुलर टाइम पे, उस डेट की पर्टिकुलर इवनिंग में, उससे पहले आपको जो 100 रुपये थे वो जाके जो आपने रेवेन्यू कलेक्ट किया है वो डिपॉजिट करना होता था। तो सनसेट लॉ हमारे यही था कि इफ़ पेमेंट डिड नॉट कम बाय सनसेट ऑफ अ स्पेसिफाइड डेट, देन जो आपकी ज़मींदारी है इट विल बी ऑक्शन। तो सनसेट लॉ हमारे किसके अंडर आया था, परमानेंट सेटलमेंट के। और किस लिए ज़मींदार जो थे वो फेल हो रहे थे, बिकॉज ऑफ इनिशियल डिमांड हाई थी, ऐसे टाइम पे हाई जब एग्रीकल्चर डिक्लाइन कर रहा था, रेवेन्यू आपको पे करना ही था, कितनी भी कैसी भी आपकी हार्वेस्ट हो, और दैट टू पंचुअली पे करना था, आप उसको डिले नहीं कर सकते थे। बट अगर ज़मींदार को इतनी लिबर्टी दी गई थी कि भाई आप इतना पैसा हमें ला के दोगे, तो उनके पास तो बहुत सारी पावर आ जाती, अल्टीमेटली इतनी पावर भी आ सकती थी कि वो ब्रिटिश को चैलेंज करने लगे। तो इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया कि कुछ उन पर कंट्रोल्स लगाए, एक तरफ वो उनकी पावर बढ़ा रहे थे और दूसरी तरफ डिक्लाइन कर रहे थे, टू बैलेंस इट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया कि ब्रिटिश के आने से पहले ना ज़मींदार जो थे अपने ट्रूप्स रखते थे अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले तो ब्रिटिश ने वो ट्रूप्स ही हटा दिए। सेकेंडली, जब भी कोई आपस में छोटा झगड़ा होता था, जैसे पंचायत होती है, तो ज़मींदार क्या होते थे ना, वो एक कचहरी बिठाते थे, और वो जो भी झगड़ा होता था, जो भी फाइट होती थी, छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते थे, उसको रिजॉल्व कर देते थे। ठीक है, तो सब ब्रिटिश ने क्या किया, उसकी ये दोनों पावर छीन ली, उनके ट्रूप्स को ख़त्म कर दिया, और जो उनकी कचहरी थी, जो वो डिस्प्यूट सॉल्व करने की पावर उनके पास थी, वो ख़त्म कर दी। किस तरीके से, एक कलेक्टर बनाया, कलेक्ट्रेट बनाई, वहाँ एक कलेक्टर बैठा और ये सारी पावर्स उसके पास दे दी गई। और उसके पास सिर्फ एक और पावर जो थी, इतनी थी कि आप परमानेंट सेटलमेंट के अंडर जो भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, बस वो रखा जाएगा आपके पास। इससे अलग आपकी जो भी पावर, जो भी हैं आप टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हो, जैसे कस्टम ड्यूटीज़ वो कलेक्ट कर रहे थे, वो सब अबॉलिश कर दी गई। बस उतना ही रेवेन्यू जितना परमानेंट सेटलमेंट में उन्होंने डिमांड किया था वो आपको कलेक्ट करना था। हाँ, वो उससे ज़्यादा अगर 100 मांगे तो वो 500 1000 कर सकते थे, बट इससे अलग जो भी थी कस्टम ड्यूटीज़ आप लगा लो, वो सब जो थी अबॉलिश या ख़त्म कर दी गई। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे ज़मींदार से अमीर थे और जो सारे पेजेंट्स थे हमारे वो सब जो थे पुअर थे। ऐसा, ये तो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, तो दोनों पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ कि एक रिच पेजेंट्स की क्लास इमर्ज हो रही थी साइड बाय साइड अलोंग साइड द ज़मींदार्स। एक रिच पेजेंट्स जो थे वो इमर्ज कर रहे थे, और उन रिच पेजेंट्स को हम जोतेदार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोतेदार्स। दो चीज़ थी, सिर्फ पेजेंट्स जो थे उनको हम रैयत्स बोलते हैं, और जो हमारे रिच पेजेंट्स थे, कौन से? रिच पेजेंट्स जो ज़मींदार के साइड अलोंग साइड इमर्ज कर रहे थे, उनको हम जोतेदार्स बोलते हैं। जोतेदार्स रिच पेजेंट्स, और सिर्फ पेजेंट्स जो थे वो रैयत्स थे। अब उनको अलग अलग जगह पे अलग नाम से जाना जाता था। बेसिकली आप उनको जोतेदार्स के नाम से याद रखिए, बट और भी उनके कुछ नाम थे, जैसे होलादार्स, गंतीदार्स एंड
मंडल्स। ठीक है, तो जो रिच पेजेंट की हमारी क्लास इमर्ज की, कौन सी? जोतेदार्स। उनको 3 नाम से और जाना जाता था, होलादार्स, गंतीदार्स एंड मंडल्स। अब इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे आप कैसे अपने एरिया में पावर कैसे गेन करना स्टार्ट कर सकते हो कि वहाँ की सबसे पहले आप इकोनॉमी जो होती है उसको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दो। तो इन्होंने भी सेम चीज़ की। किसने? जोतेदार्स ने। कौन है वो? रिच पेजेंट्स। कि इन्होंने जो लोकल ट्रेड थी, जो जहाँ ये रहते थे उस पर्टिकुलर विलेज की जो लोकल ट्रेड थी ना, उसको कंट्रोल करना स्टार्ट किया। किस तरीके से? अगर किसी के पास पैसा नहीं होता था तो उसको मनी लैंडिंग या पैसा दे देते थे। तो इसी तरीके से इन्होंने जो ट्रेड थी, जो वहाँ की लोकल ट्रेड थी जिस एरिया में ये रहते थे, उस पर कंट्रोल बना लिया। रिच तो वो थे ही, पैसा था उनके पास, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो आसपास की ज़मीनें थी वो भी एक्वायर करनी स्टार्ट कर दी। एक्वायर्ड वास्ट एरियाज ऑफ लैंड एंड स्टार्टेड कंट्रोलिंग लोकल ट्रेड एंड मनी लैंडिंग। अब इससे क्या हुआ? वो मनी लैंडिंग कर रहे हो आप तो इवेंचुअली आपको रिस्पेक्ट मिलने लगेगी। ठीक है, और वास्ट एरियाज ऑफ लैंड इकोनॉमिकली तो आप एक्सपेंड कर ही रहे हो, दोनों चीज़ हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से वो जो वहाँ के कल्टीवेटर्स थे, जो जोतेदार्स थे, स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग इमेंस पावर ओवर देम। ठीक है, इतने इन्फ्लुएंशियल वो हो गए थे कि आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। अब सिंस दे वर रिच इनफ, तो वो अपने खुद के फील्ड में तो जाएंगे नहीं भाई अपनी क्रॉप्स कल्टीवेट करने, तो उनके अंडर और भी पेजेंट्स थे जिन्हें हम अधियार्स और बर्गरदार्स बोलते हैं। अब अधियार्स कौन थे? अधियार्स वो लोग थे जो अपना सारा सामान लेके आते थे, अपनी उनकी लेबर होती थी, अपना ही सामान होता था, लेकिन काम किसके फील्ड में करते थे? जोतेदास की फील्ड में। ठीक है, काम किसके फील्ड में करते थे? जोतेदास की फील्ड में करते थे। और जब वो पूरी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती थी, जो भी क्रॉप उन्होंने उगाई है वो जो पूरी हार्वेस्ट हो जाती थी, तो उसका आधा हिस्सा, इसको वर्ड को हम ब्रेक करेंगे, आधी यार्स। ठीक है, तो उसका जो आधा हिस्सा होता था वो किसको दे देते थे? जोतेदार्स को। ठीक है, तो क्या किया जोतेदार्स? अधियार्स कौन थे? जो जोतेदार्स के फील्ड को जाके कल्टीवेट करते थे, पूरी मेहनत उनकी, पूरी लेबर उनकी, पर उसके बाद वो उसका आधा हिस्सा जो हाफ प्रोड्यूस होता था वो किसको दे देते थे? जोतेदार्स को। अब एक सेकंड चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है इसमें कि जो जोतेदार्स थे वो ज़मींदार से पावरफुल क्यों होते जा रहे थे? बिकॉज वो ना रूरल एरियाज़ में ही रहते थे। ज़मींदार्स के पास जैसे जैसे पैसा आता गया, वो एक्सपेंड होते गए, तो वो क्या करने लगे, वो जो आसपास के टाउन्स थे या आसपास की जो सिटीज़ थी उसमें जाकर रहने लगे। बट जो जोतेदार्स थे वो रूरल एरियाज़ में ही रहने लगे थे। ठीक है, तो अब आप जहाँ रहोगे ऑफकोर्स आपकी पोजीशन वहीं ज़्यादा पावरफुल रहेगी। तो यही जोतेदार्स के साथ हुआ और इसी वजह से वो इतने थोड़े स्ट्रॉन्ग बन पाए कि वो ज़मींदार्स को जो है चैलेंज कर सके, या इनके टसल का रीज़न यही था। अब ऐसा तो है नहीं कि ज़मींदार्स जो थे उन्होंने कुछ किया नहीं होगा कि भाई एक और पावरफुल क्लास इमर्ज कर रही है हमारे साइड बाय साइड और मैं कुछ नहीं कहूँगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ज़मींदार्स ने भी जो है रेजिस्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, ज़मींदार जो थे उन्होंने भी रेजिस्ट करना स्टार्ट किया। कैसे? अपने तरीके उन्होंने बनाए। सबसे पहले तो ये था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ब्रिटिश का एक रूल था कि विमेन के नाम पे, औरतों के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी होती थी वो उसको ऑक्शन नहीं करते थे या बेचते नहीं थे। तो इसी तरीके से जो ज़मींदार थे उन्होंने रूल बनाए कि जब भी ऐसा ऑक्शन होने वाला होता था वो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो था, जो भी लेडी होती थी उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर देते थे, क्योंकि वो जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो ऑक्शन नहीं की जाएगी, वो बेची नहीं जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या करते थे वो? फिक्टिशियस सेल्स या बेनामी ट्रांजैक्शंस। अब ये क्या होता है कि ज़मींदार के जो अपने आदमी होते थे वो क्या करते थे, वही ज़मीन खरीदते रहते थे। ठीक है, पैसे नहीं दिए। अगर ज़मींदार है, अगर इन्होंने किसी को बेचना स्टार्ट किया है, ठीक है, इन्होंने अपने ही आदमी को वो लैंड बेचा, अब ऑक्शन में तो वो बेच दिया लेकिन उन्होंने वो पैसा पे नहीं किया, तो वो ऑक्शन दोबारा होगा। और इसी तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती थी जब तक वो जो ज़मीन थी इतने कम प्राइजेस पे ना हो जाए कि जो ज़मींदार था वो उसको वापस परचेज कर सके। ठीक है, तो इस तरीके की जो फिक्टिशियस सेल थी या उनके जो एजेंट्स थे वो ऑक्शंस को इसी तरीके से मैनिपुलेट कर देते थे। किस तरीके से? अपने आप खरीद लेते थे, वो पैसा पे नहीं करते थे, और वो ऑक्शन वाली साइकिल जब तक चलती थी जब तक वो इवेंचुअली वो लैंड इतना सस्ता नहीं हो जाता था
कि ज़मींदार उसको वापस ले सके। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ बाहर के ज़मींदार ने आके वो ज़मीन ले ली, लेकिन वो वहाँ पर रिजाइड नहीं कर पाए, वो वहाँ पर रहना स्टार्ट नहीं कर पाए क्योंकि बाहर रहते थे। ठीक है, तो जो लोकल ज़मींदार होते थे जिनसे वो ज़मीन ली गई है, ऑक्शन की गई है जिनकी ज़मीन, उनके जो आदमी होते थे वो उनको अटैक कर देते थे और वो ज़मीन नहीं लेने देते थे। तो उनको हम बोलते थे लठियाल्स, जो लाठी या एक स्टिक रखते थे और ज़मींदार के साथ रहते थे, उनको हम लठियाल्स बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो लाठी रखते थे। तो 4 तरीके उन्होंने डिवाइस करे। सबसे पहला था बेनामी ट्रांजैक्शन या फिक्टिशियस सेल, वही कि ज़मींदार के आदमी उसमें ऑक्शन में को मैनिपुलेट कर देते थे, खुद खरीदते थे, पैसा पे नहीं करते थे। सेकेंडली वो जो था अपनी जो प्रॉपर्टी होती थी वो घर की किसी लेडी के नाम ट्रांसफ़र कर देते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का रूल था कि वो ऑक्शन नहीं की जाएगी। एंड थर्डली जो बाहर के ज़मींदार थे वो अगर पोजेशन नहीं ले पाते थे। क्यों? क्योंकि जो लोकल ज़मींदार जिसकी वो ज़मीन ऑक्शन की गई है वो उनको अटैक कर देते थे। उसमें सबसे पहले हम उसको एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। सबसे ऊपर कंपनी थी, ठीक है। कंपनी ने एग्रीमेंट किया किसके साथ? ज़मींदार के साथ। ज़मींदार के अंडर कौन थे? पेजेंट्स थे, रैयत। अब इन्हीं पेजेंट से एक क्लास इमर्ज की विच वॉज जोतेदार या रिच रैयत, ठीक है। और इनके नीचे भी अंडर काम करते थे अंडर रैयत, जिसको हम बोलते हैं अधियार्स, ठीक है। तो सबसे ऊपर थी हमारी कंपनी, उस एग्रीमेंट किया ज़मींदार के साथ। ज़मींदार के अंडर पेजेंट्स थे जिन्हें हम रैयत बोलते हैं, उसमें से एक और क्लास साइड बाय साइड इमर्ज की जिसे रिच पेजेंट्स की, जिन्हें हम जोतेदार बोलते हैं। और उनके नीचे भी अंडर रैयत थे जो हमने पढ़ा अधियार, जो क्या थे? ज़मींदार का फील्ड कल्टीवेट करते थे और जो आधा प्रोड्यूस होता था वो किसको दे देते थे? ज़मींदार जोतेदार को। लास्ट टॉपिक है हमारे इसमें फिफ्थ रिपोर्ट। फिफ्थ रिपोर्ट जैसे हम किसी सीरीज़ का एपिसोड देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसी तरीके से इस रिपोर्ट से पहले 4 रिपोर्ट्स निकाली गई थी और ये फिफ्थ पे आई थी, ठीक है। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट की गई। कब? 1813 में। अब इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया, अब ऐसा तो नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हो रहा था उससे ब्रिटेन एज अ कंट्री को भी प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से जो ब्रिटेन पार्लियामेंट थी, ब्रिटेन में जो लोग थे दे वर डिसअपॉइंटेड, ठीक है। तो ये डिस्कशन होता था कि ऐसा कुछ किया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्या कर रही है उसकी हमें पूरी रिपोर्ट मिलनी चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, वहाँ पर पॉलिटिकल तरीके से क्या कर रही है, ठीक है। तो इसलिए एक कमेटी बनाई गई, सेलेक्ट कमेटी, और उसने ये फिफ्थ रिपोर्ट बनाई जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1813 में सबमिट की गई। और इसमें मेनली जो रूरल बंगाल था, जहाँ से मेनली जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही थी, उसके बारे में पूरा डिस्कशन किया गया। एंड इट बिकेम बेसिस, जो भी पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती थी ब्रिटेन में, किस बारे में? ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से इंडिया को रूल कर रही है, ठीक है। और यही हमें बताती है, दिस इज द आवर सोर्स, कि रूरल बंगाल में 18th सेंचुरी में क्या चल रहा था, ठीक है। तो फिफ्थ रिपोर्ट फिफ्थ सीरीज में आई, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट की गई 1813 में। और किस चीज़ के बारे में है ये? कि रूरल बंगाल 18th सेंचुरी में कैसा था। हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, हमने जितना भी पढ़ा है उसके एक रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस किया गया? इन विच ईयर परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस? और आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे अपने CUET के एग्जामिनेशन में भी इसी तरीके से। तो हमने सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा है, और क्या पढ़ा है हमने? कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1793 में। और किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि इन विच ईयर परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड? 1798, 1796, 1793 और 1799। तो कब आया था ये सेटलमेंट? 1793 में। कहाँ आया था? सबसे पहले बंगाल में। और कौन लेकर आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस।
इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया था कि सनसेट लॉ इज रिलेटेड टू विच सेटलमेंट, इनमें से कौन से सेटलमेंट में से सनसेट लॉ हमारा रिलेटेड है। इज इट परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, इजारेदारी और महलवारी सिस्टम। तो हमने पूरे टॉपिक में क्या डिस्कस किया है, परमानेंट सेटलमेंट, और परमानेंट सेटलमेंट में हमने क्या डिस्कस किया था, सनसेट लॉ। क्या था सनसेट लॉ कि अगर एक स्पेसिफाइड डेट को सूरज ढलने से पहले वो रेवेन्यू डिपॉजिट नहीं किया गया तो जो ज़मींदार की ज़मींदारी थी, उनकी ज़मीन थी, वो ऑक्शन कर दी जाएगी। तो सनसेट लॉ इज रिलेटेड टू परमानेंट सेटलमेंट। हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया और किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेजेंट्स इन 18th सेंचुरी। रिच पेजेंट्स के बारे में हमने बात की है कि दो तरीके के पेजेंट्स होते थे, एक रिच थे और एक पुअर थे। तो सिर्फ जो पेजेंट्स होते थे उनको हम रैयत्स बोलते थे और जो रिच पेजेंट्स होते थे उनको हम जोतेदार्स बोलते थे। रैयत्स हम किसको बोलते थे, सिर्फ पेजेंट्स को। जो बिग जमींदार थे उसको हम क्या बोलते थे, राजा। और अधियार्स कौन थे, वो शेयर क्रॉपर्स जो जोतेदार्स के फील्ड या रिच पेजेंट्स के जो फील्ड थे उनको कल्टीवेट करते थे। लास्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस। सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट कहाँ आया था। पूरे टॉपिक में हम एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, कंट्री साइड के बारे में, और सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बंगाल के बारे में। तो परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहले बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। कब, 1793 में। किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सनसेट लॉ किससे रिलेटेड है, परमानेंट सेटलमेंट से। और रिच पेजेंट्स को हम क्या बोलते थे 18th सेंचुरी में, जोतेदार्स। बड़े जमींदार कौन थे हमारे, राजा। रैयत्स कौन थे हमारे, पेजेंट। और अधियार्स कौन थे, जो हमारे जोतेदार्स के फील्ड को कल्टीवेट करते थे। कल से हम इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजमहल हिल्स और उनकी दो ट्राइब्स जो हैं हमारी, पहाड़िया ट्राइब्स एंड संथल ट्राइब्स। If you find the video informative, please like, subscribe and share our channel. Thank you.